जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम इस चैनल में डेली पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज़ को देखते हैं और आज भी हम पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज़ को देखने वाले हैं, जिसमें से हम इस प्रकार के टॉपिक्स को आज एमसीक्यू सीरीज़ भी देखेंगे और इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। तो देख सकते हो कि क्या क्या टॉपिक आज है। तो जैसे रूल ऑफ लॉ, अमेंडमेंट प्रोसीजर, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस, फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, इमरजेंसी प्रोविजंस, इम्पीचमेंट्स और रिमूवल के बारे में जानेंगे। ठीक है, लिबर्टी के टाइप्स और इसके रिलेटेड जो है वो एमसीक्यू सीरीज़ को देखेंगे। सॉवरेन, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज, तो हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज़ को देखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझने का प्रयास करते हैं। और आज है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का 34वां डे। अगर आप लोग इससे पहले के सीरीज़ को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे सीरीज़ को देख लो। वहाँ पे हम बहुत अच्छे से हर दिन जो है वो कॉन्सेप्ट्स के साथ एमसीक्यू सीरीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ मीन्स। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शंस में देखो पहले कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। क्या रूल बाय प्राइम मिनिस्टर्स को हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं? लॉ इज सुप्रीम एंड इक्वल फॉर ऑल। रूल बाय पार्लियामेंट या रूल बाय जुडिशरी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रूल ऑफ लॉ इंडिया के लिए जो इम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है? तो लॉ को जो है वो सुप्रीम माना जाता है भारत में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, लॉ इज सुप्रीम एंड इक्वल फॉर ऑल। अब यहाँ पे देखो, इससे रिलेटेड हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, छोड़ के नहीं जाना है, देखना इसमें इतना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखोगे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, यानी लॉ को जो है वो सुप्रीम माना जाता है हमारे देश में। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, नो पर्सन इज एबव द लॉ, कोई पर्सन को जो है वो लॉ के एबव जो है वो नहीं माना जाता है। नॉट इवन, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर्स को भी और प्रेसिडेंट को भी जो है वो लॉ के सुप्रीम जो है वो नहीं माना जाता है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ऑल इंडिविजुअल्स इक्वल इन ऑल एज, ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 14 में बताया गया है कि सभी पर्सन्स के लिए जो है वो इक्वल बिफोर लॉ होगा। ठीक है, सभी के लिए जो है वो समान अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 14 में बताया गया है। नो आर्बिट्री पावर, किसी के पास जो है वो आर्बिट्री पावर नहीं होगा, यानी कि किसी के पास जो है वो असीमित शक्ति नहीं होगा। ठीक है, मनमाना तरीके से जो है ना पावर नहीं होगा। गवर्नमेंट कैन नॉट पनिश एनीवन विदाउट लीगल प्रोसीजर, गवर्नमेंट जो है वो पनिश नहीं कर सकता है बिना लीगल प्रोसीजर्स का किसी भी पर्सन्स को। ठीक है, तो ये हमारे संविधान में दिया गया है। ये कॉन्सेप्ट जो डेवलप किया गया था ना, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ए.वी. डिक्के के द्वारा, जो ब्रिटिश जूरिस्ट थे उसके द्वारा जो है वो इस कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया गया था। तो आई होप आपको रूल ऑफ लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं इसके लिए, इसके रिगार्डिंग एक केस भी है, देख सकते हो। इन इंडिया रूल ऑफ लॉ इज ए बेसिक स्ट्रक्चर, रूल ऑफ लॉ को जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया है। ठीक है, यानी पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट के पास जो है वो पावर क्या होता है? तो अमेंडमेंट करने का पावर होता है, लेकिन वो क्या कर सकता है? तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता है। पार्लियामेंट के पास जो है बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने का पावर नहीं होता है। यानी रूल ऑफ लॉ अगर बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है तो पार्लियामेंट जो है वो इसे नहीं बदल सकता है। ठीक है, अगर नहीं रहता बेसिक स्ट्रक्चर तो ऐसा हो सकता था, मतलब पार्लियामेंट मान लो मनमाना तरीके से जाना चाहेगा। ठीक है, जैसे फिर पार्लियामेंट जो है वो खुद को क्या बनेगा? तो खुद को जो है वो सुप्रीम मानने लगता। अगर हम रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं डालते तो इसका हो सकता था कि जो इक्वालिटी सबको मिल रहा है वो इक्वालिटी जो है वो ना मिलता। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ को इसीलिए जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट ने डाला है। ठीक है, यानी पार्लियामेंट जो है वो सब चीज़ को अमेंडमेंट कर सकता है, पर रूल ऑफ लॉ को जो है वो नहीं कर सकता है। ठीक है,
बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जो है वो नहीं जा सकता है पार्लियामेंट, ठीक है। हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पहले के लेक्चर में बता चुके हैं, अगर नहीं देखे होगे तो जाकर के देखो। ये हमारा किस केस से लिया गया था, तो केशवनंद भारती केस से जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन को आज का। तो आज का सेकेंड क्वेश्चन है द टर्म अमेंडमेंट प्रोसीजर इन इंडिया इज, जो टर्म है अमेंडमेंट प्रोसीजर, वो टर्म क्या है। तो भारत में जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो क्या है, तो वेरी रिजिड है, बहुत ज़्यादा रिजिड है क्या, वेरी फ्लेक्सिबल है क्या, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है क्या, कॉम्बिनेशन फॉर रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, क्या रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है भारत का अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर। इम्पॉसिबल्स टू अमेंड, तो क्या इम्पॉसिबल है अमेंडमेंट करना, तो ऐसा नहीं है। हम अदर कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दे करके समझेंगे कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस, रिजिड प्रोसीजर क्या होता है और फ्लेक्सिबल प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो एग्ज़ाम हमारे भारत के लिए जो क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, यानी कि रिजिड भी है, कुछ चीज़ों में संशोधन कर पाना जो है वो रिजिड भी होता है और फ्लेक्सिबल होता है कुछ कुछ चीज़ों में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल्स, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि रिजिड और फ्लेक्सिबल्स का मतलब क्या होता है और भारत का संविधान जो है वो संशोधन करना जो है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल क्यों है, ठीक है। अगर हम एग्जाम यहाँ पे कुछ एनालिसिस करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो क्या है, नैदर कम्प्लीटली रिजिड है, ना तो ज़्यादा रिजिड है, ना तो ज़्यादा कठिन है संविधान संशोधन करना, और ना ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। सम रिक्वायर्स, इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, तो इसके लिए जो है वो स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ता है संशोधन करने के लिए पार्लियामेंट में, और सम किसी के लिए जो है वो सम स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ता है रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी स्टेट लेजिस्लेचर से भी जो है ना उसे रेटिफिकेशन दिलाना पड़ता है किसी किसी चीज़ में, ठीक है। तो इसीलिए भारत का में संशोधन करना है तो इसको क्या बोलेंगे, तो रिजिड नेचर कहेंगे, ठीक है। यानी अगर स्टेट से भी हमें रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, ये रिजिड नेचर है, यानी कि ज़्यादा थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। और स्पेशल मेजोरिटी हो तो वहाँ पे हम कहते हैं क्या, तो फ्लेक्सिबल तरीके से जो है वो भारत का संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो भारत का संविधान संशोधन करना जो है वो क्या होता है, तो रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है, ठीक है। ये पावर जो है वो संविधान संशोधन का पावर जो है वो कहाँ से आता है, तो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 368 के जरिए जो है वो संविधान का संशोधन किया जाता है, ठीक है। अगर हम केस देखें केशवनंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में जो है वो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस, इसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं कि केशवनंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कहा गया था कि पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने का पावर है, लेकिन वो जो है बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस के हम अलग अलग देशों का एग्जाम्पल भी देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या होता है, तो ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस व्हेन अमेंडमेंट इज़ डिफ़िकल्ट, यानी अमेंडमेंट करना डिफ़िकल्ट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं। उस कंट्री का क्या कहेंगे, उस कंट्री का रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल्स के साथ समझें, जैसे हम यूएसए का एग्जाम्पल लेते हैं तो यूएसए को जो है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि वहाँ जो है ना वो अमेंडमेंट करना बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है। तो यूएसए का अमेंडमेंट करना जो है वो आसान नहीं होता है। वहाँ पे देखो जैसे पार्लियामेंट होता है भारत में, वैसे क्या होता है यूएसए में जो है वो कांग्रेस होता है, उसके भी 2 सदन होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट। जैसे यहाँ पे होता है लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस को, ठीक है। तो ध्यान दो, यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट जो है वो यूएसए के सदन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
अगर यूएसए में हमें संविधान संशोधन करना हो, इन ये यूएसए अमेंडमेंट नीड्स अप्रूवल, अगर हमें किसी भी प्रकार से जो है ना वो अप्रूवल करना मतलब संविधान संशोधन करना हो यूएसए का, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो 2/3 कांग्रेस बोले तो यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट, ठीक है, यानी दोनों से जो है ना 2/3 मेंबर से जो है पास कराना पड़ेगा बिल को, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे बोल रहे हैं क्या 3/4 यानी जितना स्टेट है, अमेरिका के पास कितना स्टेट है, अमेरिका के पास जो है 50 स्टेट है, तो उनमें से जो है ना 3/4 स्टेट के साथ जो है उसे पास कराना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होता है तो अमेरिका का संविधान संशोधन होता है। हम इसको और अच्छे से समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ समझेंगे, ठीक है, कि 2/3 क्या होता है कांग्रेस और 3/4 स्टेट्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का बात करें, जहाँ पे यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो बोलते हैं कांग्रेस, जैसे कि पार्लियामेंट होता है उस तरीके से वहाँ पे कांग्रेस नाम हो गया और उस सदन का नाम क्या हो गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। उसमें जो है वो टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, तो उसमें टोटल मेंबर्स जो होते हैं वो 435 मेंबर्स होते हैं, 435 मेंबर्स होते हैं अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, ठीक है। अब टू पास ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना हो तो उसके लिए जो है ना 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से, तो कांग्रेस जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ना, तो वहाँ से जो है ना 2/3 बोले तो मान लो 435 मेंबर हैं, उनमें से जो है ना वो 290 मेंबर जो है 290 मेंबर जो है वो कम से कम सहमत होना चाहिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ना 290 मेंबर अगर सहमत हो तब उस बिल को जो है वो सीनेट में भेजा जाता है, यानी दूसरा सदन में भेजा जाता है, ठीक है। 290 लोग अगर सहमत हो तब, ठीक है। सो एटलीस्ट 290 मेंबर्स मस्ट वोट इन फेवर, कम से कम 290 मेंबर्स जो है वो उसके फेवर में वोट करना चाहिए, तब जाकर के वो बिल जो है वो सीनेट में जाएगा। अब सीनेट में भी क्या रिक्वायर्ड, तो सीनेट में भी जो है ना वो 2/3 मेंबर्स जो है ना रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर 2/3 मेंबर्स उसमें भी पास कर देते हैं तब वो बिल जो है ना वो स्टेट में जाएगा, स्टेट में यानी कि यूएसए के जो स्टेट है 50 स्टेट है वहाँ पे जाएगा, ठीक है। 2/3 अगर हम सीनेट का बात करें तो यानी 67 मेंबर्स जो है ना अगर बिल के पक्ष में होगा तब जाकर के वो बिल जो है ना वो स्टेट में जाएगा, ठीक है, यूएसए के स्टेट में जाएगा। सोचो कि कितना कठिन है। सो पहले तो उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास कराना पड़ा, ठीक है, उसके बाद जो है वो सीनेट से पास करना पड़ेगा, यानी 67 मेंबर जो है उसके पक्ष में होना चाहिए। उसके बाद जो है ना वो कहाँ जाएगा, तो यूएसए के स्टेट में जाएगा, और यूएसए के स्टेट में बोलता है कि 3/4 कितना 3/4 ऑफ अप्रूवल ऑफ स्टेट्स, यानी 3/4 जितना स्टेट है उसमें से 3/4 जो है स्टेट जो है वो उसके पक्ष में होना चाहिए, तब जाकर के वो बिल जो है ना वो पास होता है। तो यूएसए के पास जो है ना 50 स्टेट है, कितना 50 स्टेट है। अगर हम बात करें आफ्टर अमेंडमेंट पासिंग द कांग्रेस 2/3 मेजोरिटी इट्स सेंड टू द स्टेट, यानी कि कांग्रेस से पास होने के बाद, कांग्रेस मतलब पार्टी मत समझ लेना, ठीक है, कांग्रेस जो है वो वहाँ का पार्लियामेंट, जैसे या भारत का पार्लियामेंट होता है वैसे वहाँ का सदन का नाम है, ठीक है। एटलीस्ट 3/4 मेंबर ऑफ द टोटल स्टेटस मस्ट अप्रूव इट, स्टेट में उसे कितना पास करना पड़ेगा, तो 3/4 स्टेट के साथ जो है वो पास कराना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल से समझो कि 3/4 स्टेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। 3/4 स्टेट का मतलब जो होता है, यहाँ पे देखो 50 स्टेट है, उसको इतना से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो यानी 38 स्टेट से जो है ना 38 स्टेट से अगर पास हो जाता है, 38 स्टेट से अगर पास हो जाता है तब जाकर के क्या होगा, तो यूएसए का एक बिल जो है ना वो पास होगा, एक बिल पास होगा। इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, पहले तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए भी कितना मेंबर्स 290 मेंबर्स की रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। फिर सीनेट से पास कराना पड़ेगा, उसके लिए भी 67 मेंबर्स का पास कराना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो स्टेट से पास कराना पड़ेगा, यानी 38 स्टेट से पास कराना पड़ेगा। ये बहुत
इम्पॉसिबल टाइप का है, ठीक है। तो यानी यूएसए का जो संशोधन करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। इफ़ 38 और मोर स्टेट्स अप्रूव, अगर 38 या उससे ज़्यादा स्टेट अप्रूव कर देते हैं तब जो है वो क्या होता है, तो यूएसए में संविधान संशोधन होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस। हमने क्या समझा, यूएसए का रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में समझा, ठीक है। अब हम समझते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस में आसानी से हो जाता है संवैधानिक संशोधन, ठीक है। व्हेन इट कैन बी अमेंडमेंट लाइक एन ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी लॉ को जो है ना वो क्या आसानी से जो है ना वो अमेंडमेंट किया जा सकता है। जैसे कि हम देखो यूके में जो है ना वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, यानी कि उसे संविधान में संशोधन करने के लिए जो है ना वो ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ता है। पार्लियामेंट कैन चेंज कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी। पार्लियामेंट जो है वो चेंज कर सकता है, सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है वो अमेंडमेंट कर सकता है, ठीक है। तो कहाँ पे, यूके का फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि यूके में जो है ना वो चेंज करने के लिए आसानी से चेंज किया जा सकता है उसके संविधान को, ठीक है। अब हम इंडिया का समझते हैं। इंडिया का फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, तो हम ये दोनों समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इंडिया का रिजिड एग्जाम्पल भी और फ्लेक्सिबल का भी। नो इंडिया पोजीशंस, आर्टिकल 368 के साथ, आर्टिकल 368 में पावर दिया जाता है कि अमेंडमेंट का जो है ना पावर दिया जाता है, ठीक है, अमेंडमेंट करने का पावर दिया जाता है। इंडिया क्या फॉलो करता है, तो इंडिया जो फॉलो करता है वो फ्लेक्सिबल नेचर यानी सिंपल मेजोरिटी के साथ अमेंडमेंट होता है, और रिजिड नेचर यानी स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो है वो संविधान में चेंज होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल नेचर और रिजिड नेचर। तो देखो फ्लेक्सिबल नेचर यानी सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है वो अमेंडमेंट होता है। अब इसमें भी जो है ना वो कुछ चीज़ें जिसको जो है वो सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है वो अमेंडमेंट किया जाता है। जैसे देख सकते हो कि सिटीजन क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अगर हमें किसी नए स्टेट का निर्माण करना हो ना तो उसके लिए हमें सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है ना वो आसानी से एक नए राज्य का जो है वो निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। सिटीजनशिप्स को लेकर के अगर कुछ अमेंडमेंट करना हो तब, डिलिमिटेशंस को लेकर के अगर कुछ अमेंडमेंट करना हो तब जाकर के क्या होता है, तो सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ता है। सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, जो कि सिंपल मेजोरिटी के साथ, देखो ये सिंपल मेजोरिटी के एग्जांपल देख रहे हैं हम। इससे ज़्यादा अभी समझेंगे हम रिजिड का भी, ठीक है, भारत का ही रिजिड का हम एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल मेजोरिटी का एग्जाम्पल है। अब हम समझते हैं कि सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब देखो मोर देन 50% ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितना मेंबर प्रेजेंट रहेगा ना, जैसे मान लो कि 200 मेंबर प्रेजेंट है, ठीक है, हाउस में 200 मेंबर प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो उसमें से 101 लोग अगर वोट कर देगा ना पार्लियामेंट में, मान लो 200 लोग प्रेजेंट है और उनमें से 101 लोग अगर वोट कर देते हैं तो वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा, ना कि उसमें जो है ना वो अमेंडमेंट जो है वो हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब यही होता है कि आसानी से जो है ना अमेंडमेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि सब चीज़ में अमेंडमेंट नहीं होगा। जैसे इस प्रकार के अगर रहेगा ना तभी अमेंडमेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो जैसे इफ़ द नेम ऑफ, एग्जाम्पल्स के साथ समझ लो, इफ़ द नेम ऑफ स्टेट इज चेंज, अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना हो, जैसे आज ही करंट का न्यूज़ है कि केरला को जो है ना वो नाम बदल के क्या कर दिएगा, केरलम कर दिएगा, ठीक है, केरलम कर देगा। अब उसके लिए जो रिक्वायर्स क्या पड़ा था, तो सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ा था, नोट स्पेशल मेजोरिटी। यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ा था, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी में थोड़ा सा अमेंडमेंट करना कठिन होता है, ठीक है। उसी तरह से 2014 में जो है वो तेलंगाना से क्रिएट किया गया था। क्या तेलंगाना जो क्रिएट किया गया था वो आंध्र प्रदेश से, ठीक है, 2014 में। द लॉ वाज पास सिंपल मेजोरिटी, और जो लॉ पास किया गया था वो सिंपल मेजोरिटी के साथ पास किया गया था पार्लियामेंट में, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो कि रिजिड नेचर का हम बात करें, भारत का ही अब रिजिड नेचर का बात करते हैं, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी, जिसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ता है, तो स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट 2/3 मेंबर्स। अब यहाँ पे बोल रहा क्या, 2/3 मेंबर्स। वही हम स्पेशल मेजोरिटी में क्या बात कर रहे थे, स्पेशल मेजोरिटी में जो है बात कर रहे थे क्या, देखो स्पेशल मेजोरिटी में बात कर रहे थे जो
स्पेशल मेजोरिटी में जो है 50% यानी जितना मेंबर प्रेजेंट है उससे जो है ना एक भी मेंबर ज़्यादा अगर वोट कर देता है तो वहाँ पे अमेंडमेंट हो जाता था। यहाँ पे जो है वो स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप्स। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट प्रोविजंस स्पेशल मेजोरिटी प्लस अप्रूवल ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स। अप्रूवल दिलाना पड़ता है उसे हाफ ऑफ द स्टेट से भी, इसलिए क्या बोलते हैं, तो इसको रिजिड नेचर भी बोलते हैं। जैसे देख सकते हो हम एग्जांपल्स के साथ इस प्रकार के, जैसे देख सकते हो कि इस प्रकार के अगर पार्ट रहा, ठीक है, जैसे इलेक्शंस कमीशंस में अगर चेंज करना रहा तो हमें जो है ना, हमें स्टेट से भी जो है ना वो क्या अप्रूवल लेना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से अगर चेंज करना पड़े, अगर इससे रिलेटेड हमें कुछ चेंज करना पड़े, संविधान में संशोधन करना पड़े, तो उससे स्टेट से भी अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स के बीच अगर कुछ चेंज करना पड़े तो स्टेट से भी अप्रूवल लेना पड़ता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, इसलिए हम भारत का संविधान को जो है ना और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं। संशोधन करना रिजिड भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। ठीक है, अब हम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन केशवनंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बताया गया था सुप्रीम कोर्ट सेड पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय जो है बेसिक स्ट्रक्चर को। हम इसको कई बार बता चुके हैं। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस लगाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चंस को। अब हम देखते हैं कि रिजिड और फ्लेक्सिबल्स का मतलब क्या होता है और भारत का संविधान जो है वो संशोधन करना जो है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल क्यों है। ठीक है, अगर हम एग्जाम यहाँ पे कुछ एनालिसिस करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो क्या है, नैदर कम्प्लीटली रिजिड है, ना तो ज़्यादा रिजिड है, ना तो ज़्यादा कठिन है संविधान संशोधन करना, और ना ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, सम रिक्वायर्स, इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, तो इसके लिए जो है वो स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ता है संशोधन करने के लिए पार्लियामेंट में, और सम किसी के लिए जो है वो सम स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ता है रेटिफिकेशंस बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी स्टेट लेजिस्लेचर से भी जो है ना उसे रेटिफिकेशंस दिलाना पड़ता है किसी किसी चीज़ में। ठीक है, तो इसीलिए भारत का हमें संशोधन करना है तो इसको क्या बोलेंगे, तो रिजिड नेचर कहेंगे। ठीक है, यानी अगर स्टेट से भी हमें रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, ये रिजिड नेचर है, यानी कि ज़्यादा थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक है, और स्पेशल मेजोरिटी हो तो वहाँ पे हम कहते हैं क्या, तो फ्लेक्सिबल तरीके से जो है वो भारत का संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो भारत का संविधान संशोधन करना जो है वो क्या होता है, तो रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है। ठीक है, ये पावर जो है वो संविधान संशोधन का पावर जो है वो कहाँ से आता है, तो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 368 के जरिए जो है वो संविधान का संशोधन किया जाता है। ठीक है, अगर हम केस देखें केशवनंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में जो है वो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस। इसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं कि केशवनंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कहा गया था कि पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने का पावर है, लेकिन वो जो है बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है। हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस के हम अलग अलग देशों का एग्जाम्पल भी देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या होता है, तो ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस व्हेन अमेंडमेंट इज़ डिफ़िकल्ट, यानी अमेंडमेंट करना डिफ़िकल्ट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं। उस कंट्री का क्या कहेंगे, उस कंट्री का रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल्स के साथ समझें, जैसे हम यूएसए का एग्जाम्पल लेते हैं तो यूएसए को जो है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि वहाँ जो है ना वो अमेंडमेंट करना बहुत आसान नहीं होता है। ठीक है, तो यूएसए का अमेंडमेंट करना जो है वो आसान नहीं होता है। वहाँ पे देखो जैसे पार्लियामेंट होता है भारत में, वैसे क्या होता है यूएसए में जो है वो कांग्रेस होता है, उसके भी 2 सदन होते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट। जैसे यहाँ पे होता है लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस को। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट जो है वो यूएसए के सदन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर यूएसए में हमें संविधान संशोधन करना हो, इन ये यूएसए अमेंडमेंट नीड्स अप्रूवल, अगर हमें किसी भी प्रकार से जो है ना अप्रूवल करना, मतलब संविधान संशोधन करना हो यूएसए का, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो 2/3 कांग्रेस बोले तो यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट, ठीक है, यानी दोनों से जो है ना 2/3 मेंबर से जो है पास कराना पड़ेगा बिल को, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, 3/4 यानी जितना स्टेट है, अमेरिका के पास कितना स्टेट है, अमेरिका के पास जो है 50 स्टेट है, तो उनमें से जो है ना 3/4 स्टेट के साथ जो है उसे पास कराना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होता है, तो अमेरिका का संविधान संशोधन होता है। हम इसको और अच्छे से समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ समझेंगे, ठीक है, कि 2/3 क्या होता है कांग्रेस और 3/4 स्टेट्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का बात करें, जहाँ पे यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो बोलते हैं, कांग्रेस जैसे कि पार्लियामेंट होता है उस तरीके से वहाँ पे कांग्रेस नाम हो गया, और उस सदन का नाम क्या हो गया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। उसमें जो है वो टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, तो उसमें टोटल मेंबर्स जो होते हैं वो 435 मेंबर्स होते हैं, 435 मेंबर्स होते हैं अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, ठीक है। अब टू पास ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना हो तो उसके लिए जो है ना 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से, तो कांग्रेस जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ना, तो वहाँ से जो है ना 2/3 बोले तो मान लो 435 मेंबर हैं, उनमें से जो है ना वो 290 मेंबर जो है 290 मेंबर जो है वो कम से कम सहमत होना चाहिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ना 290 मेंबर अगर सहमत हो तब उस बिल को जो है वो सीनेट में भेजा जाता है, यानी दूसरा सदन में भेजा जाता है, ठीक है। 290 लोग अगर सहमत हो तब, ठीक है। सो एटलीस्ट 290 मेंबर्स मस्ट वोट इन फेवर, कम से कम 290 मेंबर्स जो है वो उसके फेवर में वोट करना चाहिए, तब जाकर के वो बिल जो है वो सीनेट में जाएगा। अब सीनेट में भी क्या रिक्वायर्ड, तो सीनेट में भी जो है ना वो 2/3 मेंबर्स जो है ना रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर 2/3 मेंबर्स उसमें भी पास कर देते हैं तब वो बिल जो है ना वो स्टेट में जाएगा, स्टेट में, यानी कि यूएसए के जो स्टेट है 50 स्टेट है वहाँ पे जाएगा, ठीक है। 2/3 अगर हम सीनेट का बात करें तो यानी 67 मेंबर्स जो है ना अगर बिल के पक्ष में होगा तब जाकर के वो बिल जो है ना वो स्टेट में जाएगा, ठीक है, यूएसए के स्टेट में जाएगा। सोचो कि कितना कठिन है। सो पहले तो उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास कराना पड़ा, ठीक है, उसके बाद जो है वो सीनेट से पास करना पड़ेगा, यानी 67 मेंबर जो है उसके पक्ष में होना चाहिए। उसके बाद जो है ना वो कहाँ जाएगा, तो यूएसए के स्टेट में जाएगा, और यूएसए के स्टेट में बोलता है कि 3/4 कितना, 3/4 ऑफ अप्रूवल ऑफ स्टेट्स, यानी 3/4 जितना स्टेट है उसमें से 3/4 जो है स्टेट जो है वो उसके पक्ष में होना चाहिए, तब जाकर के वो बिल जो है ना वो पास होता है। तो यूएसए के पास जो है ना 50 स्टेट है, कितना, 50 स्टेट है। अगर हम बात करें आफ्टर अमेंडमेंट पासिंग द कांग्रेस 2/3 मेजोरिटी इट सेंड टू द स्टेट, यानी कि कांग्रेस से पास होने के बाद, कांग्रेस मतलब पार्टी मत समझ लेना, ठीक है, कांग्रेस जो है वो वहाँ का पार्लियामेंट, जैसे या भारत का पार्लियामेंट होता है वैसे वहाँ का सदन का नाम है, ठीक है। एटलीस्ट 3/4 मेंबर ऑफ द टोटल स्टेटस मस्ट अप्रूव इट, स्टेट में उसे कितना पास करना पड़ेगा, तो 3/4 स्टेट के साथ जो है वो पास कराना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल से समझो कि 3/4 स्टेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। 3/4 स्टेट का मतलब जो होता है, यहाँ पे देखो 50 स्टेट है, उसको इतना से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो यानी 38 स्टेट से जो है ना 38 स्टेट से अगर पास हो जाता है, 38 स्टेट से अगर पास हो जाता है तब जाकर के क्या होगा, तो यूएसए का एक बिल जो है ना वो पास होगा, एक बिल पास होगा। इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, पहले तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए भी कितना मेंबर्स, 290 मेंबर्स की रिक्वायर्ड होगा, ठीक है।
फिर सीनेट से पास कराना पड़ेगा, उसके लिए भी 67 मेंबर्स का पास कराना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो स्टेट से पास कराना पड़ेगा, यानी 38 स्टेट से पास कराना पड़ेगा। ये बहुत इम्पॉसिबल टाइप का है, ठीक है। तो यानी यूएसए का जो संशोधन करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। इफ़ 38 और मोर स्टेट्स अप्रूव, अगर 38 या उससे ज़्यादा स्टेट अप्रूव कर देते हैं तब जो है वो क्या होता है, तो यूएसए में संविधान संशोधन होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस। हमने क्या समझा, यूएसए का रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में समझा, ठीक है। अब हम समझते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस में आसानी से हो जाता है संवैधानिक संशोधन, ठीक है। व्हेन इट कैन बी अमेंडमेंट लाइक एन ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी लॉ को जो है ना वो क्या आसानी से जो है ना वो अमेंडमेंट किया जा सकता है। जैसे कि हम देखो यूके में जो है ना वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, यानी कि उसे संविधान में संशोधन करने के लिए जो है ना वो ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ता है। पार्लियामेंट कैन चेंज कॉन्स्टिट्यूशंस बाय सिंपल मेजोरिटी। पार्लियामेंट जो है वो चेंज कर सकता है, सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है वो अमेंडमेंट कर सकता है, ठीक है। तो कहाँ पे, यूके का फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि यूके में जो है ना वो चेंज करने के लिए आसानी से चेंज किया जा सकता है उसके संविधान को, ठीक है। अब हम इंडिया का समझते हैं। इंडिया का फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, तो हम ये दोनों समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इंडिया का रिजिड एग्जाम्पल भी और फ्लेक्सिबल का भी। नो इंडिया पोजीशंस, आर्टिकल 368 के साथ आर्टिकल 368 में पावर दिया जाता है कि अमेंडमेंट का जो है ना पावर दिया जाता है, ठीक है, अमेंडमेंट करने का पावर दिया जाता है। इंडिया क्या फॉलो करता है, तो इंडिया जो फॉलो करता है वो फ्लेक्सिबल नेचर यानी सिंपल मेजोरिटी के साथ अमेंडमेंट होता है, और रिजिड नेचर यानी स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो है वो संविधान में चेंज होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल नेचर और रिजिड नेचर। तो देखो फ्लेक्सिबल नेचर यानी सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है वो अमेंडमेंट होता है। अब इसमें भी जो है ना वो कुछ चीज़ें जिसको जो है वो सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है वो अमेंडमेंट किया जाता है। जैसे देख सकते हो कि सिटीजन क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अगर हमें किसी नए स्टेट का निर्माण करना हो ना तो उसके लिए हमें सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है ना वो आसानी से एक नए राज्य का जो है वो निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। सिटीजनशिप्स को लेकर के अगर कुछ अमेंडमेंट करना हो तब, डिलिमिटेशंस को लेकर के अगर कुछ अमेंडमेंट करना हो तब जाकर के क्या होता है, तो सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ता है। सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, जो कि सिंपल मेजोरिटी के साथ, देखो ये सिंपल मेजोरिटी के एग्जांपल देख रहे हैं हम। इससे ज़्यादा अभी समझेंगे हम रिजिड का भी, ठीक है, भारत का ही रिजिड का हम एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल मेजोरिटी का एग्जाम्पल है। अब हम समझते हैं कि सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब देखो, मोर देन 50% ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितना मेंबर प्रेजेंट रहेगा ना, जैसे मान लो कि 200 मेंबर प्रेजेंट है, ठीक है, हाउस में 200 मेंबर प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो उसमें से 101 लोग अगर वोट कर देगा ना पार्लियामेंट में, मान लो 200 लोग प्रेजेंट है और उनमें से 101 लोग अगर वोट कर देते हैं तो वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा, ना कि उसमें जो है ना वो अमेंडमेंट जो है वो हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब यही होता है कि आसानी से जो है ना अमेंडमेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि सब चीज़ में अमेंडमेंट नहीं होगा। जैसे इस प्रकार के अगर रहेगा ना तभी अमेंडमेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जैसे इफ़ द नेम ऑफ, एग्जाम्पल्स के साथ समझ लो, इफ़ द नेम ऑफ अ स्टेट इज चेंज, अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना हो, जैसे आज ही करंट का न्यूज़ है कि केरला को जो है ना वो नाम बदल के क्या कर दिएगा, केरलम कर दिएगा, ठीक है, केरलम कर देगा। अब उसके लिए जो रिक्वायर्स क्या पड़ा था, तो सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ा था, नोट स्पेशल मेजोरिटी। यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ा था, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी में थोड़ा सा अमेंडमेंट करना कठिन होता है, ठीक है। उसी तरह से 2014 में जो है वो तेलंगाना से क्रिएट किया गया था। क्या तेलंगाना जो क्रिएट किया गया था वो आंध्र प्रदेश से, ठीक है, 2014 में। द लॉ वाज पास सिंपल मेजोरिटी, और जो लॉ पास किया गया था वो सिंपल मेजोरिटी के साथ पास किया गया था पार्लियामेंट में, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो कि रिजिड नेचर का हम बात करें, भारत का ही अब रिजिड नेचर का बात करते हैं, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी, जिसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ता है, तो स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट 2/3 मेंबर्स। अब यहाँ पे बोल रहा क्या,
2/3 मेंबर्स। वही हम स्पेशल मेजोरिटी में क्या बात कर रहे थे, स्पेशल मेजोरिटी में जो है बात कर रहे थे क्या, देखो स्पेशल मेजोरिटी में बात कर रहे थे, जो स्पेशल मेजोरिटी में जो है 50% यानी जितना मेंबर प्रेजेंट है उससे जो है ना एक भी मेंबर ज़्यादा अगर वोट कर देता है तो वहाँ पे अमेंडमेंट हो जाता था। यहाँ पे जो है वो स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप्स, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट प्रोविजंस, स्पेशल मेजोरिटी प्लस अप्रूवल ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स, अप्रूवल दिलाना पड़ता है उसे हाफ ऑफ द स्टेट से भी, इसलिए क्या बोलते हैं, तो इसको रिजिड नेचर भी बोलते हैं। जैसे देख सकते हो एग्जांपल्स के साथ, इस प्रकार के, जैसे देख सकते हो कि इस प्रकार के अगर पार्ट रहा, ठीक है, जैसे इलेक्शंस कमीशंस में अगर चेंज करना रहा तो हमें जो है ना, हमें स्टेट से भी जो है ना वो क्या अप्रूवल लेना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से अगर चेंज करना पड़े, अगर इससे रिलेटेड हमें कुछ चेंज करना पड़े, संविधान में संशोधन करना पड़े, तो उससे स्टेट से भी अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स के बीच अगर कुछ चेंज करना पड़े तो स्टेट से भी अप्रूवल लेना पड़ता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, इसलिए हम भारत का संविधान को जो है ना और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं। संशोधन करना रिजिड भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है। अब हम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट सेड पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय जो है बेसिक स्ट्रक्चर को। हम इसको कई बार बता चुके हैं, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस लगाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को, है द टर्म फंडामेंटल राइट्स आर। तो फंडामेंटल जो टर्म है वो क्या दिखाता है, तो ये क्या दिखाता है, ऑप्शंस में देखो, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स को दिखाता है क्या, पॉलिटिकल प्रोमिसेस को, या बेसिक राइट्स गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बताता है, या गिवन बाय पार्लियामेंट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो हमें बेसिक राइट्स को गारंटेड प्रदान करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट, जो कि प्रोटेक्ट करने का काम करता है लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स का लिबर्टी और डिग्निटी को जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे संविधान में कहाँ मेंशन किया गया है, तो हमारे संविधान के पार्ट 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 12 से 35 में हमारे संविधान में, ठीक है। देख सकते हो इसमें किस प्रकार के राइट्स आते हैं, तो दिस राइट्स आर, ये क्या होते हैं, तो जस्टिसेबल होते हैं, कैन गो टू कोर्ट इफ वायलेटेड। अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा हो तो हम क्या कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। इन्फोर्सिबल बाय जुडिशरी बाइंडिंग ऑफ द स्टेट। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स, इफ़ गवर्नमेंट वायलेट्स योर फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर गवर्नमेंट जो है वायलेट करता हो फ्रीडम ऑफ स्पीच को, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आप डायरेक्टली जो है ना वो अप्रोच कर सकते हो, क्या सुप्रीम कोर्ट को जो है ना वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा हो तो, आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। और वही जो है ना हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो 226 आर्टिकल के तहत, ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा हो तो। इसीलिए जो है ना आर्टिकल 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो क्या बताए थे, तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस बताए थे, ठीक है। अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चंस को, तो फोर्थ क्वेश्चंस को देखते हैं। द टर्म सेक्युलर स्टेट मीन्स, सेक्युलर टर्म का मतलब क्या होता है, तो सेक्युलर टर्म का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, पहले ऑप्शंस में देखो, स्टेट हैज ऑफिशियल रिलीजन, स्टेट्स का क्या कोई ऑफिशियल रिलीजन, तो इसके बारे में क्या सेक्युलर बताता है क्या, तो स्टेट सपोर्ट्स वन रिलीजन्स, ये तो नहीं होगा, ठीक है। ये होगा क्या, स्टेट सपोर्ट्स वन रिलीजन, स्टेट क्या केवल एक रिलीजन को सपोर्ट करता है, ये भी नहीं होगा। स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली, क्या स्टेट जो है वो ट्रीट्स करता है सभी रिलीजन्स को इक्वली, हाँ, तो स्टेट जो है ना वो ट्रीट करता है क्या, सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेक्युलर का मतलब क्या होता है, सो समझो, द स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। सेक्युलर जो है ना
वो बताता है कि स्टेट के पास जो है ना कोई ऑफिशियल रिलीजन्स नहीं होता है। स्टेट डज नॉट फेवर और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन्स। स्टेट जो है ना वो ना तो फेवर कर सकता है और ना ही डिस्क्रिमिनेट कर सकता है किसी भी रिलीजन्स को। ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, सभी रिलीजन्स को जो है ना वो इक्वली ट्रीट किया जाता है, ये सेक्युलर बताता है, ठीक है। इन इंडिया द वर्ड सेक्युलर जो है ना वो ऐड किया गया था प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। सेक्युलर वर्ड जो है वो जोड़ा गया था प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट के तहत 1976 में। कब? 1976 में, ठीक है। द 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशंस आल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस। 42nd अमेंडमेंट को जो है ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत सारा चीज़ों का अमेंडमेंट हुआ था, जिसके कारण इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जैसे देख सकते हो कि 42nd अमेंडमेंट में जो है वो क्या जोड़ा गया था, तो हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी शब्द को जो है वो जोड़ा गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का 5th क्वेश्चन को देखते हैं। द टर्म जुडिशियल रिव्यू रिफर्स टू, जो टर्म होता है जुडिशियल रिव्यू वो क्या रिफर्स करता है, तो ऑप्शंस में देखो, रिव्यू बाय पार्लियामेंट, तो ये क्या रिव्यू करता है पार्लियामेंट के बारे में। कोर्ट्स कैन डिक्लेयर लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कोर्ट्स क्या डिक्लेयर करता है लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये बताता है क्या जुडिशियल रिव्यू। प्रेसिडेंट रिव्यूइंग बिल्स या फिर गवर्नर रिव्यूइंग बिल्स, तो ये क्या बताता है जुडिशियल रिव्यू जो है वो बताता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोर्ट्स कैन डिक्लेयर लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कोर्ट्स जो है ना वो डिक्लेयर कर सकता है लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। अगर सरकार जो है ना वो वायलेट करती है ना लॉ के खिलाफ जा करके, तो उसे जो है वो उस लॉ को जो है ना वो क्या कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ कोर्ट्स टू चेक वेदर ए लॉ और गवर्नमेंट एक्शन इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि वो चेक करता है कोर्ट ना कि लॉ जो है ना गवर्नमेंट का एक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के खिलाफ तो नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशंस के खिलाफ रहेगा तो कोर्ट जो है ना उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देता है। इफ़ इट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशंस द कोर्ट कैन डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसे कोर्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है। हु हैज़ दिस पावर, तो इसका पावर जो है वो किसके पास है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास जो है वो इसका पावर है। ये किस आर्टिकल के तहत पावर है, तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत जो है ना वो इस पावर को दिया जाता है। अगर हम एग्जांपल्स के साथ समझे, सपोज पार्लियामेंट पासेस ए बिल्स, मान लो कि पार्लियामेंट जो है ना वो पास कर रहा है बिल को, ठीक है। पीपुल कैन नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, पीपल जो है ना वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट को, बट दिस वायलेट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 19 ए सिटीजन गोज टू, लेकिन अगर वायलेट्स हो रहा हो फ्रीडम ऑफ स्पीच का, तो सिटीजन जो है वो कहाँ जा सकते हैं, तो कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जो है ना वो चेक करेगा, फिर उसको क्या कर देगा, अगर वायलेशन हो रहा होगा तो उस चीज़ को लॉ को जो है ना वो क्या कर देगा, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगा। ये जुडिशियल रिव्यू बताता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का 6th क्वेश्चन को। इमरजेंसी प्रोविजन रिफर्स टू, इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो क्या रिफर्स करता है, तो ये क्या वार ओनली के बारे में बताता है क्या, इमरजेंसी प्रोविजन्स वार के बारे में नहीं बताता है, मतलब जितना भी प्रकार का एबनॉर्मल सिचुएशन जो है ना वो इसके बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो रिफर्स करता है एबनॉर्मल सिचुएशंस के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमरजेंसी प्रोविजंस आर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होता है जो कि गिवन किया जाता है किसके द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा दिया जाता है टू डील विथ एबनॉर्मल और क्राइसिस सिचुएशन, जो कि डील करता है क्या, एबनॉर्मल और क्राइसिस सिचुएशंस को, ठीक है। ये कहाँ मेंशन किया गया है, तो ये मेंशन किया गया हमारे पार्ट 17 में, ठीक है। पार्ट 17 में जो है वो मेंशन किया गया है, आर्टिकल 352 से 360 में जो है वो इसको मेंशन किया गया, ठीक है। इसमें बताया जाता है एबनॉर्मल सिचुएशंस के बारे में ना, कि इमरजेंसी, एबनॉर्मल सिचुएशन मतलब इमरजेंसी हमारे देश में लगने की संभावना जो है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे देख सकते हो कि कितने प्रकार के इमरजेंसी जो है वो लगते हैं हमारे देश में, तो नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो इस प्रकार की इमरजेंसी जो है हमारे कंट्री में जो है वो लग सकते हैं, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के बारे में हमारे संविधान में 352 में दिया गया है,
प्रेसिडेंट इमरजेंसी के बारे में 356 में और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में 360 आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख सकते हो कि नेशनल इमरजेंसी जो है ना वो कब लगता है, तो वार के समय एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रिवेलियन हो रहा हो तब जाकर के क्या लगता है, तो नेशनल इमरजेंसी लगता है। ठीक है, हाँ, नेशनल इमरजेंसी के समय जो है ना वो आर्टिकल 19 को जो है ना वो क्या कर दिया था, तो सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, अब आर्टिकल 19 में क्या है ये आप लोग बताओ। ठीक है, अभी तक जो है ना वो नेशनल इमरजेंसी जो है वो 3 बार लगा है, 1962 में, 1971 में और 1975 में जो है ना वो 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुका है। ठीक है, वहीं पे प्रेसिडेंट रूल का बात करें तो प्रेसिडेंट रूल के लिए जो है वो हमारे संविधान में किस आर्टिकल में बताया गया है, 356 में। ठीक है, ये कब लगता है, जब स्टेट जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ना चले तब जाकर के क्या लगा दिया जाता है, तो प्रेसिडेंट रूल जो है वो स्टेट में लगा दिया जाता है। ठीक है, ये किसके तहत लगता है, तो आर्टिकल 356 के तहत लगता है। और सबसे ज़्यादा जो है ना इमरजेंसी जो लगा है वो प्रेसिडेंट रूल लगा है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगा है 356 आर्टिकल के तहत। माना जाता है कि 360 से प्लस बार जो है ना प्रेसिडेंट रूल लग चुका है स्टेट में। ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी का बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 360 में दिया गया है, लेकिन एक कब क्या होता है, तो थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर फाइनेंशियली रूप से जो है ना वो आने की फाइनेंस की आने पैसा की कमी होने लगे ना तब जगह के क्या होता है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है। और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में लग जाएगा ना तो जो सरकारी जॉब पे रहते हैं ना उसका सैलरीज जो है ना वो क्या कर दिया जाता है, तो कट कर दिया जाता है। ठीक है, घटा दिया जाता है। डिक्लेयर अभी तक जो है ना वो फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगा है। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। द टर्म इम्पीचमेंट रिफर्स टू, जो टर्म होता है इम्पीचमेंट जो है वो क्या रिफर्स करता है, रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इम्पीचमेंट क्या रिमूवल प्राइम मिनिस्टर के बारे में यूज़ किया जाता है क्या, इम्पीचमेंट जो है ना वो केवल एक आदमी के बारे में यूज़ किया जाता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ गवर्नर नहीं, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए जो है वो रिमूवल शब्द का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्पीचमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट शब्द जो है हमारे संविधान में जो प्रोसेस है प्रेसिडेंट का क्या इम्पीच करने का। ठीक है, फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट करे तो क्या होता है, प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। ठीक है, कब, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे तब। इन इंडिया इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 61। अंडर आर्टिकल 61 में जो है वो इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया। और इम्पीचमेंट ध्यान रखना, इम्पीचमेंट जो है ना केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि प्रेसिडेंट के लिए जो है ना रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट, उसको हटाया जा सकता है किसके द्वारा, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशंस के द्वारा। ध्यान रखना, गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है डायरेक्ट। ध्यान रखना, चीफ जस्टिस को किसके द्वारा, चीफ जस्टिस से जजेज को जो है वो रिमूव्ड बाय रिमूवल प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ। बट वर्ड इम्पीचमेंट इज जनरली यूज फॉर प्रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना इन सब। अब यहाँ पे देखते हैं 8th क्वेश्चन को। द टर्म लिबर्टी इन प्रियम्बल मीन्स, जो लिबर्टी टर्म है प्रियम्बल में उसका मतलब क्या होता है, तो फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी का मतलब ये होता है क्या, हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, सो समझो। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम टू लिव योर लाइफ इन ऑन वे, यानी कि आप जो है ना स्वतंत्रता का अर्थ मतलब होता है कि अनावश्यक हस्तक्षेप के बिना ना, लेकिन कानून के सीमाओं के भीतर जो है अपने जीवन को अपने तरीके से जीने के अधिकारी को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं लिबर्टी। अपने ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना ही लिबर्टी है। ठीक है, हमारे संविधान में प्रियम्बल में जो है ना, इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो प्रियम्बल में जो है 5 प्रकार के लिबर्टी के बारे में बताया गया। जैसे देख सकते हो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप जो है ना वो प्रियम्बल में ये सब क्या डिनोट करते हैं, तो लिबर्टी को डिनोट करते हैं प्रियम्बल में। ठीक है, जैसे देख सकते हो
एग्जाम्पल्स के साथ, यू कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, तुम क्रिटिसाइज कर सकते हो गवर्नमेंट को, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट यू कैन नॉट स्प्रेड वायलेंस और हेट्रेड, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, तो हेट्रेड और वायलेंस जो है ना वो स्प्रेड नहीं कर सकते हो। अब देखते हैं आज का 9th क्वेश्चन को। तो 9th क्वेश्चन है, द टर्म सॉवरेन इन द प्रियम्बल मीन्स, जो सॉवरेन टर्म है प्रियम्बल में वो क्या डिनोट करता है। इंडिया इज़ रूल्ड बाय ए किंग, इंडिया जो है वो क्या राजाओं के द्वारा रूल किया जाता है। इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज़, इंडिया का डिपेंडेंट होता है अदर कंट्रीज़ के ऊपर, नहीं। इंडिया इज़ फ्री टू टेक इट्स ऑन डिसीजंस इंटरनली और एक्सटर्नली, क्या इंडिया जो है वो अपने डिसीजंस को इंटरनली और एक्सटर्नली जो है वो अपने फ्री तरीके से लेता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉवरेन का मतलब, हम इसके बारे में और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो सॉवरेन का मतलब जो होता है क्या होता है, इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया द वर्ड सॉवरेन का मतलब होता है कि इंडिया जो है वो क्या आता है, सुप्रीम पावर है, इंडिया जो है वो सुप्रीम पावर है। इसी को क्या बोलते हैं, सॉवरेन बोलते हैं। नो एक्सटर्नल कंट्री कैन कंट्रोल इंडिया, कोई एक्सटर्नल कंट्री जो है वो भारत को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इंडिया कैन मेक इट्स ऑन डिसीजंस, इंडिया जो है वो अपने डिसीजंस को जो है ना वो खुद ले सकता है। इंटरनल मैटर्स में, लॉज पॉलिसीज़, और एक्सटर्नल मैटर्स में यानी फॉरेन रिलेशंस में, सब तरह से जो है ना वो इंडिया जो है वो अपना डिसीजन जो है वो खुद ले सकता है। जैसे देख सकते हो कोई एग्जांपल्स, इंडिया मेक्स इट्स ऑन फॉरेन पॉलिसी, इंडिया जो है ना अपना फॉरेन पॉलिसी को क्या करता है, तो अपने से बना सकता है। ठीक है, इंडिया जो है वो साइन करता है इंटरनेशनल ट्रीटी बाय इट्स ऑन चॉइस, इंटरनेशनल ट्रीटी को जो है वो इंडिया अपने चॉइस से जो है वो क्या कर सकता है, तो साइन कर सकता है। कोई अदर कंट्री जो है वो फोर्सली नहीं कर सकता है भारत को कि इस इंटरनेशनल ट्रीटी में जो है वो ज्वाइन होने या फिर किसी प्रकार से कोई फोर्स नहीं कर सकता है। ठीक है, नो कंट्री कैन इंटरफेयर इन इंडियाज़ इंटरनल अफेयर्स, कोई कंट्री जो है ना वो नहीं इंटरफेयर कर सकता है इंटरनल अफेयर्स में। ठीक है, द वर्ड सॉवरेन इज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो सॉवरेन वर्ड जो है ना वो हमारे संविधान में हमारे संविधान के प्रियम्बल में मेंशन किया गया। ये चीज़ ध्यान रखना, कहाँ पे, तो प्रियम्बल में। और हमारे संविधान में आर्टिकल भी दिया गया है जो बताता है, क्या बताता है, तो प्रमोट्स इंटरनेशनल पीस एंड रिलेशंस, इंडिया डिसाइड्स इट्स ऑन फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली। आर्टिकल 51 बताता है कि हमें जो है ना वो इंटरनेशनल पीस एंड रिलेशंस को इंडिया जो है वो खुद से डिसाइड कर सकता है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली रूप से जो है ना वो इंटरनेशनल रिलेशंस को जो है ना वो पीसफुली रूप से डिसाइड करने के बारे में जो है वो आर्टिकल 51 बताता है। हम आर्टिकल 51 के बारे में जो है ना पहले बहुत अच्छे से डिस्कस किए। ठीक है, तो पीछे का लेक्चर देखो, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। द टर्म यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज मीन्स, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज का मतलब क्या होता है, तो ओनली एजुकेटेड पीपल वोट, क्या ओनली एजुकेटेड पीपल वोट करते हैं, ओनली रिच पीपल वोट, एवरी सिटीजन ऑफ द 18 ईयर्स कैन वोट, तो जो भी बंदा 18 साल का हो जाता है ना वो वोट कर सकता है, हम उसी को कहते हैं अडल्ट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ पे ध्यान रखना। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज जो है ना वो लिया गया था कहाँ से, तो ये इंस्पायर्ड है, ध्यान रखना इंस्पायर्ड है। ठीक है, बोरोड नहीं किया, ठीक है, इंस्पायर्ड है बाय डेमोक्रेटिक यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो है ना, यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है ना वो क्या है, तो इंस्पायर्ड है। ठीक है, व्हाट डज सॉवरेन मीन, सॉवरेन का मतलब क्या होता है, इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द वर्ड सॉवरेन का मतलब होता है, सॉवरेन का मतलब समझा चुके हैं कि इंडिया इज सुप्रीम। ठीक है, तो ध्यान रखना इन सब चीज़ों को। यहाँ पे देख सकते हो कि आर्टिकल 326 में जो है ना बताया गया क्या, प्रोवाइड्स वोटिंग राइट्स, ये क्या करता है, तो वोटिंग राइट्स को प्रोवाइड करता है, जो कि 18 साल जिसका भी हो जाएगा ना वो वोटिंग राइट्स प्रोवाइड करता है आर्टिकल 326 के तहत। ठीक है, पहले जो है ना वो 21 साल था, वोट देने का अधिकार जो था वो 21 साल था, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो है ना उसको 18 साल कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 18 साल 61st अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, तो थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।